गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है मानवीय भूगोल। मानवीय भूगोल शब्द से ही पता पड़ रहा है कि मानव भूगोल का अध्ययन जिसमें किया जाता है कि जिस तरीके से ऐतिहासिक भूगोल में इतिहास के बारे में बालकों को पढ़ाया जाता है कि इतिहास क्या है, ऐतिहासिक वस्तुएं कौन सी है, ऐतिहासिक सामग्री या ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से, उसी तरीके से मानव भूगोल में भी मानव और व्यक्ति का या भूगोल वातावरण या पर्यावरण का और मानव का किस तरीके से संबंध है, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए उसका अध्ययन किया जाता है। मानवीय भूगोल जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं, इसकी अगर परिभाषा देखें तो मानव भूगोल का अर्थ वैश्विक स्तर पर, मतलब किस स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, दुनिया के स्तर पर, सभी स्तरों पर मानवीय जातियों एवं प्रजातियों के ज्ञान से संबंधित होता है। मतलब मानव भूगोल का अर्थ अगर हम किसी भी स्तर पर या किसी भी जगह, किसी भी देश में या किसी भी जगह पर हम लेंगे तो उस जगह पर भी मानव भूगोल का जो अर्थ स्पष्ट होएगा वो क्या होएगा कि मानवीय जातियों एवं प्रजातियों के अध्ययन से संबंधित है। फिर जिनके विभिन्न क्रियाएं जो होती हैं उनके क्षेत्र की जलवायु एवं मौसम पर आधारित होती है। कोई भी क्षेत्र होएगा, किसी भी देश का, कोई भी देश है या एक राज्य है, जो भी है, उसकी जो भी गतिविधियां हैं, किस मानव जातियों की प्रजातियों की जो भी गतिविधियां हैं किस पर आधारित होगी, वहाँ की जलवायु और मौसम पर आधारित होती है। क्योंकि उसके अलावा आप हो नहीं सकती ना, क्योंकि उस जगह की जलवायु कैसी है, कि किस तरीके का तापमान है, किस तरीके का मौसम वहाँ पाया जाता है, उसी तरीके से मानव की क्रियाएं होंगी, मानव का रहन सहन होगा, मानव की गतिविधियां होंगी, उठने बैठने का तरीका होगा, खान पान होगा, वस्त्र आभूषण होंगे। तो जैसे अगर हम देखते हैं कि उदाहरण के तौर पर कि जैसे जिन स्थानों पर अधिक गर्मी पड़ती है उन स्थानों पर व्यक्तियों का रंग काला होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रभाव किसका पड़ा है? मौसम और जलवायु का पड़ा है। किसके ऊपर पड़ा है? जातियों और प्रजातियों के ऊपर पड़ा है। इनकी गतिविधियां, जो क्रियाकलाप मतलब गतिविधियां जो है वो भी किस तरह की होगी। गर्मी में जिस तरीके से मानव कम कपड़े पहनता है, सूती कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करता है। दक्षिणी अफ्रीका जैसे अगर हम ले सकते हैं कि जिन स्थानों पर अधिक गर्मी पड़ती है उन स्थानों पर व्यक्तियों का रंग काला होता है। इन स्थानों पर गर्मी क्यों अधिक पड़ती है? क्योंकि यहाँ की जलवायु या मौसम की स्थिति किस पर टिकी हुई है, यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या हो रही है, सीधी पड़ रही है। सीधी पड़ने के कारण वहाँ पर तापमान अधिक रहता है। जब तापमान अधिक रहता है तो वहाँ पर क्या होता है कि सभी व्यक्तियों का रंग काला ही पाया जाएगा। वहाँ पर किसी भी व्यक्ति की त्वचा गोरी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ का तापमान या वहाँ की कह सकते हैं कि जलवायु इतनी मतलब शुष्क या आर्द्र होती है जिससे कि वहाँ के लोग या वहाँ के व्यक्तियों पर उस तापमान का या उस ताप का असर पड़ता ही पड़ता है। अब जैसे ले सकते हैं कि जैसे दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका कि यहाँ पर ऐसी जलवायु पाई जाती है कि यहाँ के लोग काले ही होंगे। मतलब व्यक्ति की अगर हम कहें कि व्यक्ति के रंग के ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है, जल मौसम और जलवायु का। फिर अगर जिन स्थानों पर सर्दी अधिक पड़ती है, जिन स्थानों पर सर्दी अधिक है उन स्थानों पर व्यक्तियों का रंग क्या हो जाएगा, गोरा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ की जलवायु और तापमान ऐसा है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है। तिरछी पड़ने के कारण वहाँ पर क्या हो रहा है, तापमान सीधा नहीं आती, सूर्य की किरणें सीधी नहीं आती, तिरछी आ रही है, कम आ रही है, तापमान कम है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जलवायु और मौसम क्या है, नम है। मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है, सर्दी का मौसम रहता है। तो व्यक्तियों का रंग कैसा होता है, गोरा होता है। जैसे इंग्लैंड, आयरलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड आदि। मतलब इनके उदाहरण जैसे अगर हम कह सकते हैं कि मानवीय भूगोल एक ऐसा भूगोल है जिसके ऊपर मानव का पर्यावरण से संबंध किस तरीके से है, वह मानव जिस पर्यावरण में, जिस वातावरण में रह रहा है, उस किस तरीके से वो गतिविधियां करेगा, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है भूगोल के ऊपर, उसके पर्यावरण के ऊपर। हम ये देख सकते हैं कि एक उदाहरण और बता देते, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति राजस्थान का व्यक्ति है, वो उतना काम, या हम ये कह सकते हैं जो वो काम करता है दिन में, तो उसकी क्या होएगा, क्योंकि तापमान अगर अधिक पड़ रहा है, गर्मी अधिक हो रही है, तो व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर या व्यक्ति का शरीर भी उतना ही काम करेगा जितना वो कर सकता है। लेकिन उसी जगह पर और उसी तरीके के वो कपड़े पहनेगा,
सूती कपड़े पहनेगा। उसी जगह पर अगर हम कोई कश्मीर का व्यक्ति लेते हैं तो वो क्या करेगा, कपड़े भी पहन के रखेगा सारे, क्योंकि वहाँ पर ठंड का मौसम रहता है, काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। क्योंकि क्या हो रहा है, वहाँ पर काम कर उसको उस गर्मी नहीं लग रही है, पसीना नहीं आ रहा है, बॉडी का टेम्परेचर अच्छा है, जिससे वो क्या कर रहा है, उसके अनुकूल वातावरण है जिससे वो वहाँ पर काम कर रहा है। अगर उसी जगह पर राजस्थान का व्यक्ति जाकर काम करने लगता है तो उसको वो टेम्परेचर या वो सर्दी शायद सूट नहीं हो, या उससे उस सर्दी में रहा नहीं जाए। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, पर्यावरण जो है किसको प्रभावित कर रहा है, मानव को प्रभावित कर रहा है। इसलिए मानव भूगोल के अंतर्गत कहा गया है कि जिस तरीके से मानव किस तरीके से जन्मा है, मानव की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, मानव जिस पर्यावरण में रह रहा है उस पर्यावरण से मानव का किस तरीके से संबंध है, सभी का अध्ययन कहीं ना कहीं मानव भूगोल के अंतर्गत करा दिया जाता है। मानव भूगोल की विशेषताएं की क्या, मानव भूगोल की विशेषताएं जैसे अगर हम लेंगे, पहली विशेषता है मानव भूगोल का संबंध विश्व की समस्त मानव जातियों, प्रजातियों एवं उनके शारीरिक गठन से होता है। जैसे मैंने बताया है कि मानव भूगोल का संबंध मतलब मानव शब्द से ही पता पड़ रहा है कि मानव भूगोल है कि एक विषय है जिसके अंतर्गत जिसका संबंध विश्व की पूरी दुनिया की समस्त दुनिया की जातियों, प्रजातियों, उनके शारीरिक गठन से होता है। दूसरी विशेषता है मानव की गतिविधियों पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मानव की जितनी भी गतिविधियां हैं उसके ऊपर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता ही देता है। जैसे मैंने अभी समझाया कि अगर सपोज मान लो कोई व्यक्ति गर्मी के मौसम में या ऐसे वातावरण में रहता है जहाँ पर वो अधिक गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ पर क्या हो रहेगा, उसका टाइमिंग क्या रहेगा, शेड्यूल, सुबह जल्दी उठे, काम करे, उस दिन में आराम करे। गर्मी में वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते क्योंकि लू के थपेड़े चल रहे हैं, तो वो उसको सहन नहीं कर पा रहा है। तो उसका गतिविधि क्या प्राकृतिक वातावरण किसको प्रभावित कर रहा है, गतिविधि को प्रभावित कर रहा है। तो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण का या क्या इफेक्ट पड़ रहा है मौसम का, तो वो देखा जा सकता है मानव की गतिविधियों के ऊपर। फिर अगर हम तीसरा विशेषता लेंगे तो मानव एवं प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन, जितने भी संसाधन होते हैं उसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल में इसलिए किया जाता है जिसमें मानव संसाधनों का उचित उपयोग कर सके। जितने भी संसाधन मानव को प्राप्त हुए हैं, प्रकृति से जो प्राप्त हुए हैं, उसका उचित उपयोग वो किस तरीके से कर सकता है और अपने भविष्य के लिए उसका किस तरीके से मतलब एकत्रित करके रख सकता है, इकट्ठा करके रख सकता है। सपोज मान लो संसाधन अगर हम जिसके लिए मानव को या किसी व्यक्ति को पैसा नहीं देना पड़ रहा है, सपोज मान लो जैसे हम ले सकते हैं लकड़ी है, कोयला है, जो संसाधन है, उसके जल है, एक संसाधन है। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे मानव ऐसा प्रयोग करता जा रहा है जल का, तो वो धीरे धीरे उसकी स्थिति कम होती जा रही है। भविष्य में जल की स्थिति क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले के समय में मानव को पानी के लिए पैसा नहीं देना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में उसके लिए भी पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि जल की स्थिति जो हो रही है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है। लकड़ी है, कोयला है, वनस्पतियाँ हैं, फल फूल हैं, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं प्राकृतिक संसाधन है। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे मानव ने क्या करा है, धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधन लकड़ियों का उपयोग कर करके पेड़ों को काट दिया है रहने के लिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है तो रहने के लिए स्थान ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मानव के ऊपर पड़ रहा है। तो मानव एवं प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन भी मानव भूगोल में कराया जाता है, जिससे मानव संसाधनों का उचित उपयोग कर सके। चौथा विशेषता है मानव भूगोल का संबंध मानव के रहन सहन एवं संस्कृति एवं सभ्यता आदि से होता है। जिस तरीके का मानव का, जिस तरीके की वहाँ की जातियाँ, प्रजातियाँ, वहाँ की जलवायु, मौसम होएगा, उस तरीके का वहाँ का रहन सहन होएगा, वहाँ की संस्कृति होगी, वहाँ की सभ्यता होगी। हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर हम कहें कि रहन सहन कि किसी भी व्यक्ति का सब भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी राज्य में अलग अलग क्या रहन सहन है, अलग अलग संस्कृति पाई जाती है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग सभ्यता पाई जाती है। सारी किस पे इफेक्ट कर रही है, मौसम और जलवायु से इफेक्ट हो रही है। तो मानव भूगोल में रहन सहन, संस्कृति और सभ्यता का भी अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के क्षेत्र, पहला क्षेत्र है कृषि भूगोल। कृषि किस तरीके से की जाएगी,
कृषि का उत्पादन कितने क्षेत्र में किया जा सकता है, कृषि के लिए उचित सिंचाई व्यवस्था क्या होनी चाहिए, कृषि के लिए किस तरीके का बीज, किस तरीके की मिट्टी का उपयोग किया जा सकता है। तो कृषि भूगोल ऐसा पर्टिकुलर एक इसका पार्ट होता है मानव भूगोल का, जिसमें पर्टिकुलर पूरा कृषि भूगोल का अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके से हम कृषि को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके की जमीन हमारे कृषि के लिए उपयुक्त रहेगी, मानव किस तरीके की मिट्टी उसका उपयोग कर सकता है। तो पूरा जो भी अध्ययन कृषि से संबंधित है उसका कृषि भूगोल के अंतर्गत आता है। परिवहन भूगोल, परिवहन भूगोल कि मानव किस तरीके से एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर सकता है, एक देश से दूसरे देश आ जा सकता है, उसके रहने की जगह की स्थिति जो है कितने किलोमीटर कितने समय में वो पूरी कर सकता है, और किस परिवहन के सहारे वो कितने समय में उस चीज़ को पूरी कर सकता है। परिवहन में तीनों परिवहन आते हैं, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग। तीनों का ही अध्ययन कराया जाता है और किस तरीके से मानव अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह घूम सकता है। फिर है संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल की किस जगह पर कितने क्षेत्र में कितने संसाधन पाए जाते हैं और उन संसाधनों का उपयोग करके क्या व्यवसाय किए जा सकते हैं, क्या उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, उन सभी का अध्ययन संसाधन भूगोल में किया जाता है कि एक क्षेत्र में या एक देश में या एक विश्व में, पूरे विश्व में कितने संसाधन पाए जा रहे हैं और कितने संसाधनों की उपलब्धता है और कितने खत्म हो चुके हैं अभी तक। फिर चौथा होता है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या को रोकने के उपाय, जनसंख्या वितरण आदि सबका अध्ययन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। फिर होती है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल जिसके अंतर्गत एक राज्य या एक क्षेत्र के अंतर्गत किस तरीके की कृषि संसाधन परिवहन का संचार हो रहा है और उस वहाँ की राजनीति उसके ऊपर, मतलब इन सारी चीज़ों से इस राजनीतिक इफेक्ट क्या पड़ रहा है, तो उस राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक भूगोल, जहाँ पर संसाधन अधिक है वहाँ पर उद्योग अधिक होंगे और जहाँ पर संसाधन नहीं है वहाँ पर उद्योगों की कमी होगी। तो औद्योगिक भूगोल में कि किस तरीके से हम उद्योग लगाकर व्यवसाय व्यापार कर सकते हैं और अपने देश का और अपना खुद का स्वयं का उद्धार कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो मानव भूगोल के अंतर्गत सारी ही चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है कि मानव का रहन सहन, खान पान या मानव का किस तरह का व्यवसाय, मानव का आदि चीज़ों का अध्ययन इस मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इससे संबंधित आपके नोट्स और आपके क्वेश्चन PDF में सेंड कर दीजिए।